वॉइस ऑफ बनारस, काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज। वहाँ पे पूरे दुनिया से उन लोगों ने आर्टिजन्स को बुलाया था। उनका उनका वो जो है उसका नाम ही उस एग्जीबिशन का था आर्ट इन एक्शन। अच्छा, उस एग्जीबिशन का नाम था आर्ट इन एक्शन। वाराणसी शहर देखा जाए तो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है और ये शहर शांति के लिए और आपसी भाईचारा के लिए और खास तौर से मस्ती के लिए माना जाता है ये। और यहाँ पे किसी को मतलब किसी से बैर नहीं, किसी से किसी को दुश्मनी नहीं, सबको जो है जो भी रास्ते में मिला उससे जो है तो उसने दुआ सलाम किया, राम राम किया। अब इस तो हमारा साहब महान है और आप ये समझ लीजिए कि इस देश की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ पे सारे लोगों को यानी जितने भी तरह के लोग हो सकते हैं दुनिया में, सारे लोग इस देश में हैं। देखिए राजनीतिक माहौल तो ऐसा हो गया है कि राजनीति पहले जो थी, जो लोगों ने काम शुरू किया, जो लोग राजनीति में थे वो बहुत ही साफ सुथरे लोग और समाज के जो सभ्य लोग थे वही राजनीति में आते थे। पसंदीदा खेल उस वक्त क्रिकेट था और क्रिकेट की मैंने एक इस पूरे इलाके में कोई भी संस्था नहीं थी तो मैंने एक क्लब बनाई। अच्छा। एशियन क्रिकेट क्लब के नाम से। अच्छा। और ये 1968 में मैंने इसको कायम किया। लेकिन मेरे अंदर शुरू से सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में हमेशा ये बात ध्यान में रहती थी कि समाज को कैसे उठाया जाए, समाज को कैसे बुलंदियों तक ले जाया जाए। फिर हमें लगा कि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है तो और उसको लेकर हमारे इलाके में कोई भी एक नर्सरी स्कूल नहीं था, कोई भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। और हमारे इलाके से कुछ घर के मतलब मैं कहूँ कि पूरे समाज से शायद 3-4 घर थे जहाँ से बच्चे जाते थे पढ़ने के। हुआ कि 1992 में उन्होंने मुझे चार्ज दिया था और उसी कॉलेज में 1995 में मैंने एक इंटर लेवल तक लड़कियों का कॉलेज अलग से, ये सबसे जरूरी काम था। ये एक बहुत जरूरी चीज थी। जहाँ लड़के नहीं पढ़ते थे वहाँ पे मेरा जो उद्देश्य था ये कि अगर लड़कों को पढ़ाना है तो लड़कियों को पढ़ाइए। बहुत सही चीज। उसको मैंने जो है एक शाल को मैंने बॉम्बे से मैंने एक शाल को 92,000 रुपए में खरीदा। अरे वाह, ये जानने के लिए क्यों बनती कैसे? वो शाल जब वो लोग बनाते थे तो एक शाल के बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। अच्छा। अब उसको मैंने बनाया तो वो 1 महीने में वो एक शाल बन गया। तो इस तरीके से उसी शाल पे मुझे डॉक्टर साहब, हाँ, माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। अमृतसर में खोलना ये प्रोफेशनली आपके लिए घाटे का सौदा नहीं था? नहीं, घाटे का सौदा तो था, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुझसे कह रहा है वो तो कर ही लेगा, वो रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, तो क्यों ना मैं ही उसको मदद कर दूं। ये भी अच्छा था। यहाँ पे मजेदार बात मुझे ये समझ में आती है कि राजा 2 तरह का होता है, एक जो राज्य करता है मारपीट पे, एक जो प्रोफेशनली राज्य करता है। तो आप प्रोफेशनल किंग थे जिसका अंपायर वहां तक पहुंच गया। जी 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 जी। वॉइस ऑफ बनारस, काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज। नमस्कार वॉइस ऑफ बनारस, कैसे हैं आप लोग? वॉइस ऑफ बनारस की श्रृंखला में हर बार हम आपके साथ नए चेहरे लाते हैं। आज जिस चेहरे के साथ हम बैठे हैं वो चेहरा बनारस का प्रतिष्ठित चेहरा है। चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो किसी भी रूप में, प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है। और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ बैठ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुँचा सकते हैं। तो उनके बारे में बताने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति वो खुद हैं। तो प्लीज़ सर, मकबूल हसन जी। जी, मैं मकबूल हसन एक
प्रतिष्ठित परिवार में मैं पैदा हुआ, लेकिन शुरू से मेरी लाइफ स्ट्रगल के साथ रही है। मैंने संघर्ष बहुत किया है। मेरी जब एज 20 साल थी तो मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया, और मैंने पढ़ाई को जो है वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा। और मैंने शुरू में धार्मिक पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद मैं स्कूल गया। स्कूलिंग में मैंने नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, और क्लास 5th से मेरा एडमिशन हुआ, और वहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद जो है हाई स्कूल में मैं था। हाई स्कूल मैंने पास किया था 1964 में, तो उस वक्त मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद मेरी पढ़ाई थोड़ा ब्रेक हो गई। फिर 1 साल के बाद फिर मैंने हरिश्चंद्र में एडमिशन लिया, और वहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद फिर इसी तरह से चलता रहा। मेरे अंदर शुरू से पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ ये थी कि मैं खेल में भी इतनी रुचि, इतनी दिलचस्पी रखता था। तो आपका पसंदीदा खेल क्या था? मेरा पसंदीदा खेल उस वक्त क्रिकेट था। अरे वाह। और क्रिकेट की मैंने इस पूरे इलाके में कोई भी संस्था नहीं थी, तो मैंने एक क्लब बनाई। अच्छा। एशियन क्रिकेट क्लब के नाम से। अच्छा अच्छा। और ये 1968 में मैंने इसको कायम किया, और हम लोग फिर BHU के मैदान पे भी जाके खेले। और प्रैक्टिस कहाँ करते थे आप? प्रैक्टिस हम लोग नेशनल इंटर कॉलेज अच्छा, के मैदान पे करते थे। मैदान है। हाँ, वहाँ पे करते थे। और फिर हम लोगों ने BHU में भी अपने कई मैचेस खेले, और स्टेडियम में भी हमने कई मैचेस खेले। और इस तरीके से हमने जो है, मैं उसका संस्थापक सदस्य सचिव रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ, प्रेसिडेंट कम सचिव रहा हूँ। और फिर मेरा जो है पढ़ाई और ये चलता रहा। फिर एक दिन की बात है कि मेरे भाई साहब परेशान रहते थे, तो उन्होंने मेरी मदद से, मेरी वालिदा से ये कहा कि मकबूल हसन मुझे काम में हेल्प नहीं करते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने उसी दिन से गेम को मैंने छोड़ दिया। एकदम से फिर मैं काम में लग गया, और काम में जब मैं लगा तो उसके बाद फिर जो है मैं काम में पूरी दिलचस्पी लेने लगा। सन 1966 में से मैंने काम शुरू किया। अच्छा। और काम में फिर इतनी दिलचस्पी ली कि 1968 तक आते आते पूरा घर का जितना भी हमारा व्यवसायिक काम था, सब पर मेरा जो है कंट्रोल हो गया, कमांड हो गया, और मैं करने लगा। इस बीच में फिर मैंने विद्यापीठ से प्राइवेट पढ़ाई शुरू की। अच्छा। और उसके बाद जो है हमने वहाँ पे से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रखा था? सब्जेक्ट क्या रखा था? ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल था। हालांकि मैं हाई स्कूल में प्योर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और इंटरमीडिएट तक मैं प्योर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन बाद में चूंकि मैंने आपसे बताया कि मेरा काम में वो लग जाना, और मेरे वालिद साहब का इंतकाल, ये सब चीज़ तो डिस्टर्ब हुआ, तो फिर मैंने जो है उसमें हिस्ट्री और सिविक्स, सोशल साइंस और उर्दू, अच्छा, ये सब्जेक्ट्स लेकर मैंने जो है ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है मैं काम में लगा रहा, काम करता रहा। लेकिन मेरे अंदर शुरू से सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में हमेशा ये बात ध्यान में रहती थी कि समाज को कैसे उठाया जाए, समाज को कैसे बुलंदियों तक ले जाया जाए। इस सिलसिले को लेकर जो हमारा काम का तरीका था, काम जो हम लोग करते थे, यानी बिजनेस साड़ियों का करते थे, तो हमने स्टेट लेवल की एक संस्था कायम की।
82 में उसको मैंने जो है एक शॉल को मैंने बॉम्बे से मैंने एक शॉल को 92,000 रुपए में खरीदा। अरे वाह, ये जानने के लिए कि बनती कैसे है ये सही था। उसको मैं लेके आया और ला के मैंने उसको जो है उसका स्टडी किया, उसको सर्च किया, उसको देखा, तो इसमें मुझे करीब करीब 6 महीने लग गए। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने उसमें उसको हैंडलूम पे कन्वर्ट करने की कोशिश की और फिर डिजाइनिंग का काम और ग्राफिंग का काम ये सब मैंने किया, जिसमें कि हमारे भतीजे हैं अच्छा। जैनुल आबदीन, उन्होंने इसमें ग्राफिंग का और इसमें मुझे असिस्ट किया, उन्होंने मुझे मदद की और फिर इस तरीके से मैंने उसका प्रोडक्शन शुरू किया। तो वो शाल जो है मैंने हैंडलूम पे सेम शाल और वही लुक, वही टच इफेक्ट वो हमने हैंडलूम पे उसको बनाया, मेंटेन किया। जबकि वो शाल जब वो लोग बनाते थे तो एक शाल के बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। अच्छा। अब उसको मैंने बनाया तो वो 1 महीने में वो एक शाल बनकर तैयार हो गई। तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट घट गई। वो वो लोग जो है, अब हमने आपको बताया कि 92,000 की मैंने खरीदी थी, अब वो साल हम 30,000 की निकालने लगे, बेचने लगे। तो इस तरीके से उसी शाल पे मुझे डॉक्टर साहब, हाँ, माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। और फिर ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि बनारस के किसी बंदे को मतलब राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार मिला, ये हम लोग के लिए भी गौरव की बात है जी। तो इस तरीके से वो मुझे अवार्ड मिला और उसके बाद जो है मुझे जो है ये अवार्ड्स मिले। और मैं अपने काम की बात कर रहा था, तो काम के सिलसिले में 1968 में मैंने जो है एक शॉल बनाने का जो है इरादा किया कि जो कि बनारस में कभी भी वूल पे काम नहीं हुआ। अच्छा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा तो 1968 के पहले बनारस में वीविंग में कभी वूल इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा। फिर हमने सोर्स करके अमृतसर से 72 काउंट का वूल हमने हासिल किया और उससे मैंने शॉल बनाई सिल्क के वर्क पे, और वूल को मैंने जो है उस करके जकार्ड शॉल को मैंने बनाया। और उसको मैंने सबसे पहले मैंने 3 शॉल बनाई थी और उसको मैंने दिल्ली में एक संस्था है सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको मैंने बेचा। मैं उसका रेगुलर सप्लायर रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ से फिर एक साहब मेरे पास कम से कम मेरा ख्याल है 6 महीने के बाद मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि वो अमृतसर से आए हैं और इस्मा वुलन मिल्स के वो मालिक हैं मदन गोपाल मेहरा, उनका नाम मुझे आज भी याद है। तो वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि साहब हम आपसे कुछ शॉल बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी ब्रीफ केस खोली, तो मैंने कही तो मेरी शॉल है। अरे वाह। उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये मैंने कॉटेज एम्पोरियम से परचेज की और आपको तलाश करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। ये और गर्व की बात है। हाँ, तो उन्होंने आपको तलाश करके मैं आप तक पहुंचा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर उनके साथ मेरी लंबी डिस्कशन हुआ और 5 साल का मेरा एग्रीमेंट हुआ। वो मुझे धागा देते थे। अच्छा। मैं अपना सिल्क, अपनी डिजाइन, अपने कलर और ये सब करके मैं उनको बना के देता था। इस तरह से ये काम चलता रहा। तो एक हिस्ट्री तो ये हुई कि बनारस में कभी भी वूल पे काम नहीं हुआ, जो कि वूल पे काम मैंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इस शॉल को अमृतसर में बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे यहाँ खड्डी लगवा दीजिए और कुछ वीवर्स भेज दीजिए और वहाँ लोगों को आप ट्रेनिंग दे दीजिए, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। तो मैंने अमृतसर में खड्डियाँ बनवाई, वहाँ पे यहाँ से कुछ वीवर्स ले गए, उनसे काम शुरू कराया। वहाँ के मैंने लोगों को जो है ट्रेन किया, फिर वहाँ बनने लगी। तो ये दूसरी हिस्ट्री हुई कि यहाँ मेरा एक सवाल ये है
कि अमृतसर में खोलना ये प्रोफेशनली आपके लिए घाटे का सौदा नहीं था? नहीं, घाटे का सौदा तो था, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुझसे कह रहा है वो तो कर ही लेगा, वो रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, तो क्यों ना मैं ही उसको मदद कर दूं। ये भी अच्छा था, ताकि वो कम से कम जो है माने, वो तो इसलिए होगा। हाँ, तो बहरहाल मेरा ये मानना है कि किसी भी फन को, किसी भी हुनर को रोका नहीं जा सकता, बाधा नहीं उसका प्रचार प्रसार होने से उसमें बढ़ावा ही अपना भी फायदा होगा। हाँ। तो ऐसा नहीं, हमारा ज्ञान कोई दूसरा जानेगा तो चार हमारे पास भी तो नए लोग आएंगे। हाँ, तो ये है। तो उसके बाद जो है दूसरी हिस्ट्री ये हुई कि पंजाब में कभी भी जकार्ड शाल नहीं बना, कभी भी वहाँ पे जो है रक्स बनते थे और कंबल बनते थे, लोई बनती थी, ये जो है शाल भी बनती थी, लेकिन ये शाल जितनी भी थी सब आपको चेक्स में मिलेंगे, स्ट्राइप्स में मिलेंगे, आपको जकार्ड शाल नहीं मिलेंगे। तो सन 1972 यहाँ जानने वालों के लिए ना एक चीज समझाइए, जकार्ड शाल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग तो इस विषय में जकार्ड जो है एक मशीन होती है। जकार्ड एक मशीन होती है जो डिजाइन बनाने का काम करती है, जो बहुत इजी हो जाता है। बड़े डिजाइनों को उससे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे ये जकार्ड का सिस्टम नहीं था, लेकिन 1972 में और 72 के पहले आप पूरी हिस्ट्री उठा लेंगे तो आपको पूरे पंजाब में जकार्ड शाल नहीं मिलेगा। मैंने पंजाब में जकार्ड शाल मैंने शुरू किया और मुझे बहुत फख्र होता है, बहुत गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं जाता था, जब उनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ और मेरा काम चला, मैं चलता रहा, मैं उनके यहाँ जाता था तो मैं उन्हीं के घर पर ठहरता था। यहाँ पे मजेदार बात मुझे ये समझ में आती है कि राजा दो तरह का होता है, एक जो राज्य करता है मारपीट पे, एक जो प्रोफेशनली राज्य करता है। तो आप प्रोफेशनल किंग थे जिसका अंपायर वहां तक पहुंच गए। जी 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 जी। तो वहां पे बड़ी कंपनियों के लोग, मैं बाहर निकलता था जब, तो बड़ी कंपनियों के लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे कि मेरे लिए भी कुछ काम कीजिए, मेरे लिए भी कुछ आप शाल बना दीजिए। तो इस तरीके से मुझे बहुत गर्वान्वित होता था, मुझे बहुत फख्र होता था। आपकी सीमा बढ़ गई। हाँ, हमारी जो है इतनी जो है। तो बहरहाल ये हुई और उसके बाद फिर जो है मैं मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया और मैंने ये काम शुरू किया और इस तरीके से कई चीज़ें, कई डिज़ाइंस मैंने इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ जो वीविंग सिस्टम है, हमारे यहाँ एक तारा बोलते हैं। अच्छा। जैसे हमारे जितनी भी डिजाइन बनती थी वो मोटी मोटी डिजाइन बनती थी और बड़ी डिजाइन बनती थी, मोटी डिजाइन, और लेकिन हमने उसको बहुत ही फाइन डिजाइन बनाने का काम किया। अच्छा। जो कि जिसको एक तारा कहते हैं, ये हमारे परिवार ने दिया। अरे वाह। मुझसे पहले दिया है, मेरे परिवार ने ये दिया है। तो हमने एक तारा पे फिर काम को और भी आगे बढ़ाया। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास निफ्ट से स्टूडेंट आते थे। अरे वाह। मुझसे जो है वो ट्रेनिंग लेने और डिजाइनिंग का और वीविंग का और ये सब चीजें आते थे। तो उन लोगों ने मुझे जो है अपना जो है गूगल वगैरह पे उन लोगों ने जो है मेरे सारे उसको अपने जो भी वो थीसिस लिखते थे या जो भी वो लिखते थे तो उसको उस पर डालते थे, तो मेरे बारे में डालते थे। इस तरीके से फिर ऑक्सफोर्ड ने मुझे इनवाइट किया और तो फिर मैं ऑक्सफोर्ड गया हूँ। अच्छा। 2007 में मैं ऑक्सफोर्ड गया हूँ उनके इनविटेशन पे, और फिर मैंने एक जाने से पहले, इसलिए कि 6 महीना पहले ही हमें उन्होंने दिया और टाइम दिया 6 महीना की जो है आप, तो उन्होंने इनविटेशन भेजा और 6 महीने में मैंने एक जो है एक डिज़ाइन बनाई और एक काम मैंने किया कि जो बहुत ही डिफिकल्ट काम था और उसको मैं बना के ले गया। तो वहाँ पे पूरे दुनिया से उन लोगों ने आर्टिजन्स को बुलाया था। उनका वो जो है उसका नाम ही उस एग्जीबिशन का था आर्ट इन एक्शन। अच्छा। उस एग्जीबिशन का नाम था आर्ट इन एक्शन। तो उसमें सारी दुनिया से लोग आए थे
और सारे लोग जो है अपने अपने कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेकर आए थे, और जिसको वहाँ पे एक जगह जो है डिस्प्ले किया गया था सारे लोगों के उसको तो प्रोडक्ट्स को। तो हमारे प्रोडक्ट्स को भी लोगों ने देखा, बहुत सराहा। और फिर ऑक्सफोर्ड की एक यूनिट मेरे पास आई, कॉलेज ऑफ आर्ट्स और कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की, ये मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ये पीस हम आपका खरीदना चाहते हैं, और सिर्फ खरीदना नहीं चाहते हैं, हम इसको अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में हम इसको शामिल करना चाहते हैं, तो आप हमें एक एनओसी दे दीजिए। तो मैंने उन्हें एक एनओसी दिया, और वो एक मैंने उनको वॉल पीस मैंने बनाया था, वो मैंने उनको दिया, जो कि मेरी जानकारी में आज भी वहाँ वो पढ़ाए जाते हैं। यही ठगे जाते हैं भारतीय लोग, फ्री में दे दिया। भारतीय लोग इसी भावनाओं में ठगे जाते हैं। भाई ठीक है, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, पैसा ले लेंगे, आपने फ्री में दे दिया। जी जी। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है हमें जो है एक गर्व हासिल है कि के साथ जो है हम ऑक्सफोर्ड तक हम गए हैं और हमने काम किया है। तो इस तरीके से हमने बुनकारी लाइन में, वीविंग लाइन में। प्रोफेशनल विजिट की बात अगर करें तो लगभग कहाँ पे आपका जाना हुआ है? प्रोफेशनल विजिट, पर्सनल नहीं। देखिए, हम जो है दुनिया के 24 मुल्कों में हमने विजिट किया है, प्रोफेशनली भी, और कुछ अपने घूमने के लिए। घूमने का छोड़ दीजिए, वो प्रोफेशनल ही उसको माना जाएगा। इसलिए कि मेरी जो विजिट होती थी वो ये देखने की होती थी कि वहाँ क्या चीजें बन रही है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या बन रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, आप कलाकार है तो कला ही देखेंगे, कला देखेंगे, तो वो हम उसी गरज से जाते थे, हम और कोई दूसरा मकसद नहीं होता वो तो ठीक है, आप कलाकार हैं तो कला ही देखेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे आप जाते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के प्रति। जी, नहीं तो उसमें हमारा मकसद बढ़ाना भी था। हमारा मकसद लोगों से नई जगह करना था, नई जगह करना था, नया जो है वो था। और फिर उसके बाद जो है मैं अभी लगभग कितने देशों से आपका व्यापार चल रहा है लगभग? देखिए, हमने काम शुरू किया तो हमारा काम जो है, देखिए, जापान से शुरू हुआ जी। जब मैंने जापान विजिट किया टोक्यो में, तो वहाँ पे मेरा कुछ काम हुआ। उसके बाद फिर यूके से काम होता रहा है, मेरा यूएस से भी काम हुआ है, काफी काम हुआ है। और मैं पेरिस से भी हमने काम किया है, काफी काम किया है। तो इस तरीके से 6-7 कंट्रीज के साथ मेरा अच्छा काम रहा है। लेकिन कोविड के बाद से, कोविड के बाद से सारे ऑर्डर्स जितने थे वो मतलब कैंसिल हो गए या होल्ड हो गए। तो इस तरीके से फिर मुझे बहुत परेशानी समझ में आई। तो मैंने फिर फॉरेन की जो भी मेरी कोशिशें हुआ करती थी उसको मैंने रोक दिया, होल्ड कर दिया मैंने भी। और फिर इंडियन मार्केट में मैं पहले से ही इस्टेब्लिश था, पहले से ही मैं इंडियन मार्केट में काम करता था। लेकिन फिर मैंने उस दायरे को, उस अपने जो है क्षेत्र को जो है मैंने ज्यादा बढ़ा दिया इंडियन मार्केट में। और फिर फॉरेन का जो है मैं बहुत कम करने लगा। कभी इंडियन मार्केट में ज्यादा डिमांड कहाँ पे मतलब आपको नजर आती है? देखिए, हमें अच्छे मार्केट कहाँ पे? अच्छी मार्केट देखिए जो है वो हमारे लाइन की जो अच्छी मार्केट है वो दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, और आपके मद्रास है। ये सब जो है हमारे लिए अच्छी महानगर में मतलब अच्छी जगह मिलती है। यहाँ बेंगलोर वगैरह में भी तो सुनते हैं? बेंगलोर वगैरह में भी है, लेकिन हमारा इतना कांटेक्ट वहाँ नहीं है। वहाँ भी उतना कम है, बहुत कम है। मैंने कुछ काम किया है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि आउट ऑफ द वे जो हमारे रूट से अलग है वहाँ हम काम ना करें। इसलिए कि फिर उतने काम के लिए मुझे वहाँ जाना होगा, विजिट करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम हैं वहीं पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, वहीं पे ज्यादा काम अपना बढ़ाएं। तो इस तरीके से हमने दिल्ली और बॉम्बे को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। और यहीं पर समय बढ़ने के साथ व्यवसाय में क्या परिवर्तन दिखा आपको? समय जैसे बदलता गया, क्या परिवर्तन दिखा व्यवसाय में? काम के सिलसिले में तो देखिए, मैंने खुद डाइवर्सिफाई किया है। मैंने काम को डाइवर्सिफाई इस तरह से किया है कि नई चीजें तो आएंगी, नई चीजें मैंने बनाई, नए डिजाइन बनाए। तो लेकिन फिर मैंने अपने प्रोडक्ट को फिर होम फर्निशिंग के आइटम्स मैंने बनाए। मैंने होम फर्निशिंग में
रनर्स हैं, टेबल मैट्स हैं, टेबल कवर्स हैं, टेबल रनर्स हैं, प्लेसमैट्स हैं, इस तरीके की चीजें हमने जो है प्रोडक्ट्स बढ़ते चले गए। तो मैं उसका जो है रॉ प्रोडक्ट मैं खुद करता हूँ, उसके फैब्रिक मैं खुद बनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने ही हाउस उसमें जो है अपना बनवाता हूँ, अपना खुद का खुद करता हूँ। हाँ, उसमें पूरी मोनोपोली हमारी है और हम उस काम को करते हैं। तो इस तरीके से पहले से बिजनेस बहुत बदल गया। पहले जो है लोग आते थे, और आज भी लोग करते हैं वैसा काम, लेकिन मैंने शुरू से वैसा काम नहीं किया। मैंने हमेशा सैंपल्स ऑर्डर्स के अगेंस्ट काम मैंने किए। अच्छा। लोगों को मैंने अपना सैम्पलिंग दिखाया, सैम्पलिंग कराया, उनको पसंद कराया, उसके बाद उनसे मैंने ऑर्डर लिया और उसको हमने बनाया। तो उसी पे मैं आज भी कायम हूँ, और उसी काम में मेरी रुचि भी ज्यादा है, मैं वही काम ज्यादा करता हूँ। और मार्केट में है लोग माल बनाकर तैयार रखते हैं, और लोग आते हैं उसमें से माल खरीदते हैं, ले जाते हैं। एक वही मैं पूछने वाला था कि एक व्यवसाय ये भी है कि प्रोडक्शन यूनिट आपके पास है, सेल्स यूनिट हमने डाल दी, आपसे माल लिया, बेच रहे हैं। दोनों में ज्यादा आसान क्या है करना? नहीं, प्रोडक्शन करना ज्यादा आसान है, ज्यादा फ्रूटफुल है, या सेल्स करना? देखिए, दोनों का इम्पोर्टेंस जो है अपनी जगह एक जैसा है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें 3 यूनिट हैं। अच्छा, तीसरा क्या? तीनों यूनिट की इम्पोर्टेंस अपनी जगह एक है। एक तो जो माल बुन रहा है, जो माल बना रहा है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट उसका रोल है। और उसके बाद फिर जो माल को मतलब प्रोक्योर कर रहा है, हम माल को बनवा रहे हैं, तो हमारा एक इम्पोर्टेंस हो गया। उसके बाद हम जो रिटेलर को दे रहे हैं, तो रिटेलर जो माल को बेच रहा है, तो उसका भी वही इतना इम्पोर्टेंस है। तो ये तीनों जो है एक काम के मतलब बराबर के ये पार्टनर हैं। बनारस मतलब ये बराबर की इनका जो है इम्पोर्टेंस है, इसमें रोल बराबर है। इसमें किसी को कम ज्यादा किया जाए, ये नहीं हो सकता। तो हमने यही देखा है, और हमारे साथ जो भी बनकर जुड़े हुए हैं, हम भी उनको अपने मतलब उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जितना हम अपने कस्टमर को रिगार्ड देते हैं, उतना ही हम अपने कारीगर को भी जो है इज्जत देते हैं। अच्छा, एक प्रोफेशन जैसे एग्रीकल्चर में कहा जाता है कि किसान को कुछ नहीं मिलता है, मिडिल मैन फायदा उठाता है। ऐसा ही इस व्यवसाय में भी सुनते हैं कि देखिए, ये जो है ये आम तौर से ये बात है, ये कि साहब जो है जो ज्यादातर जो इसमें फायदा उठाते हैं वो रिटेलर उठाते हैं, और जो बीच के लोग हैं उनको बहुत फायदा नहीं मिलता है, वो थोड़ा बहुत जरूर फायदा मिलता है, छोटे मार्जिन पे। लेकिन चूंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये जो है इसमें हमेशा जो बनाने वाला है, जो वीव करने वाला है, जो खड्डी पर बैठ के काम करने वाला है, वो हमेशा जो है इतना प्रॉफिट में नहीं रहेगा। एक सवाल है जो आपके मतलब आप उसको पसंद नहीं करेंगे, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स में है कि सबके दाम फिक्स कर दिए गए हैं, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, आपको लगता है कि इसमें भी कर देना चाहिए? इसके लिए यहाँ पे मैंने बात किया था, एक मीटिंग हुई थी यहाँ, हम लोगों का एक वस्त्र उद्योग संघ है पूरे बनारस का, तो उसमें मैंने एक बात ये कही थी कि हम लोगों को चाहिए कि अपने हर प्रोडक्ट पर एक टैग लगा दें, और वो टैग जो है पूरी ईमानदारी से इसमें जो भी उसके कंटेंट्स हैं उसमें हम उसको डाल दें। वो सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है प्राइस को भी एक फिक्सअप किया जाए, रिटेल प्राइस लिख दिया जाए, ताकि वो नीचे से ऊपर का जो गैप है वो जो दिखता है उतना ना होने पाए। तो इसको लेकिन लोगों ने इसको जो है इससे एग्री नहीं हुए, इससे एग्री नहीं हुए। और लेकिन हम अपने जितना भी प्रोडक्ट हम अपने सप्लाई अपने, क्योंकि कपड़े की दुकान पे अक्सर देखा है, कपड़े की दुकान पे जैसे आप जाइए तो अब हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, कोई शर्ट आपको लेनी है, ब्रांडेड शर्ट लेनी है, आज उस शर्ट की कीमत 3000 रुपए है। कुछ नई तरीके आएंगे, सेल्स आएगी, सेल्स में वो 3000 की शर्ट 1000 में बिक जाएगी, 1000 में बिक रही है तो भी फायदे में ही बिक रही होगी। यानी जो नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि जो चीजें नहीं बनती हैं
उस पर खर्च बहुत आता है, उस पर उनका मतलब रिटेलर जो होता है, रिटेलर के कई खर्च, हम वही रिटेलर की बात कर रहे हैं। रिटेलर 3,000 तक के बेच देता है। रिटेलर्स के कई खर्च होते हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि वो जो अपना आउटलेट, अपना शोरूम आउटलेट जो है उसका, वो बहुत महंगा उसका एम्प्लॉई है, शोरूम है, उसके बाद जो है एम्प्लॉई है, शोरूम का मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे। उसके अलावा वो ऐड करता है, ऐड निकालता है, सब चीज में ऐड वगैरह में काफी खर्च करता है। तो शुरू ये में तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। जैसे हम लोग तो शर्ट पैंट ही खरीदते हैं, तो अपने बारे में बात करें, असल में होता है 1,000 में बिकती वही शर्ट, जो शर्ट कभी 3,000 में बिक रही होती है। आपने अगर गलत टाइम पे लिया तो वही शर्ट 3,000 में मिलेगी। क्या करते हैं, सही टाइम पे क्या करते हैं कि इस साल का जो माल है परचेज किया हुआ, अगले साल उस पर 20% कम कर देंगे। लेकिन अगर उस पर भी नहीं बिके, अगले साल उस पर 20% और कम कर देंगे। तो इस तरीके से अगर 3-4 साल की वो हो गई तो वो 3,000 की शर्ट 1,000 में हो जाएगी। नहीं, वो सही है। तो इस तरीके से उनका जो सिस्टम है वो ये है। मतलब बतौर कस्टमर हम लोग कहीं ना कहीं, जैसे अगर सेलर हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी हैं, कभी कभी लगता है कि बतौर कस्टमर हम ठगे गए, इतने का ले लिया था, अरे हमने तो 5,000 का ले लिया था, ये तो 2,000 का है। जी जी, हमारा दोस्त 2,000 में सेम चीज लाया जो हम 5,000 में लेके आए, तो लगता है कि हम 3,000 में ठगे गए, 2.5 गुना ठगे गए। जी जी, तो वो थोड़ा सा अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर फिक्स कर दी जाती, हालांकि शर्टों पे तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ रिटेल प्राइस फिक्स होती है, तभी वहाँ चेंज कर देते हैं, टैग बदल देते हैं। नहीं, टैग वगैरह अब बदलने का ऐसा सिस्टम नहीं है। अब तो टैग वगैरह ऐसा आता है कि बदला नहीं जा सकता है। पहले क्या होता था कि टैग वगैरह सब इजी, उसमें जो पेस्ट किए होते थे, इसमें का निकाल के उसमें लगा दिया। जब सेल आती है ना तो नया स्टिकर लग जाता है। हाँ, स्टिकर वगैरह। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो सब धागे किस्से के साथ उसमें सब इंटैक्ट होता है। नहीं, आपके कपड़ों की मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, हम लोग जो शर्ट पैंट पहनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी, उनमें अक्सर करके वो देखिए उसमें क्या होता है ना कि ब्रांडेड आते हैं, हाँ, और नॉन ब्रांडेड भी आते हैं, और उसमें ब्रांडेड में बहुत सा नकली भी आता है। उसी तरीके का लेबल बना के बहुत से लोग लगा देते हैं। बहुत से जो है इस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, वो लोग जो है इस तरह की शर्ट्स वगैरह बनाकर और इन्हीं रिटेलर्स को वो दे देते हैं और उन्हीं कंपनियों का लेबल वो लगा देते हैं। तो वो सब चीजें जो है धोखाधड़ी चलती है, लेकिन वो अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। बचपन का क्या ऐसा था जो कि मिस करते हैं आप? क्या ऐसी यादें हैं बचपन की जो अब आप मिस करते हैं, लगता है कि यार वो छूट गया? देखिए, बचपन में मैंने एक बात आपको बताई कि मैं शुरू से मैं स्ट्रगल मैंने किया है। लाइफ स्टाइल तो आपने अपग्रेड ही किया है, लाइफ स्टाइल तो आपने अपग्रेड किया है, फिर भी ऐसा क्या है जो बचपन में था लगता है कि वो छूट रहा है? अब बचपन की तो देखिए यादें सोचे तो हमें बचपन में हम अपने जब मैं 12 साल का था 1958 में, तो मैं अपने वालिदैन के साथ हज पे गया था। अच्छा। तो मैंने जो है उस वक्त की जो यादें हैं वो आज भी ताज़ा हैं। तो वो चीज़ें बहुत मिस करता हूँ। पेरेंट्स को मिस करना तो बहुत मिस करता हूँ कि हाँ वो वक्त ऐसा था, वो कैसा वो जो बचपन आपने देखा है वो बचपन आपके बच्चे नहीं देख सकते, क्योंकि आपके बचपन में परिवार के सारे बच्चे एक साथ खेलते थे और बहुत तरह से मनोरंजन होता था। 2 महीने छुट्टी होती थी, कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता था। जी जी। अब वो 2 महीने खाली खेलना ही होता था। अब तो छुट्टी होती थी खेलने के लिए, अब छुट्टी होती होमवर्क करने के लिए होती छुट्टी। ये छुट्टी अब के बच्चे वो मतलब मनोरंजन नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाते। ना चाचा रहे, ना मामा रहे, ना मौसी रही, ना बुआ रहे, कुछ रिश्ते सब धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे रिश्ते तो क्या है, अब तो रिश्ते ये हालत हो गई है कि एक टेबल पे बैठकर माँ बाप और बेटा खाना खा रहे हैं और अभी टेबल पे लगा नहीं है तो सब अपने मोबाइल में कोई भी मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, होके भी नहीं है, अटैच होके भी नहीं। अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है। मोबाइल ने इन सारी चीजों को बहुत दूर कर दिया है। बहुत जो है एक तरह से देखा जाए तो जो रिलेशनशिप थी उसको रिश्तों में थोड़ा सा इसने मतलब उसको खत्म कर दिया है। रिश्तों को इससे ज्वाइंट फैमिली का कल्चर हटने से ये दिक्कत आ रही है। ज्वाइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे करके जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे जा रहा है ज्वाइंट फैमिली का। तो उसके वजह से ज्वाइंट फैमिली का कल्चर, क्योंकि देखिए एक तो समस्या, जैसे आपके समाज में तो अभी ज्यादा नहीं, हम लोग के समाज में ये समस्या ज्यादा है, एक ही बच्चा पैदा करते हैं। अब एक बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या पता कि चाचा क्या होते हैं, बुआ क्या होते हैं। जी जी जी।
भाई जब घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो उसमें एक दो लड़के एक दो लड़कियां हाँ, होती हैं, हाँ, सही तो बात कभी है। चाचा कभी बुआ कभी मौसी, सारे रिश्ते मिल जाते सभी हैं। रिश्ते होते हैं। अगर भाई है तो बहन नहीं है, हाँ। बहन है तो भाई नहीं एक है, ही लड़का है एक तो ही अभी लड़की है तो बस वही क्या है दुनिया। होगा? लेकिन ये है इतनी महंगाई है कि लोग बच्चे पैदा नहीं क्या करना चाहते करेंगे, हैं। क्या करेंगे सब। देखिए ये सब अलग अलग चीजें हैं हाँ। और अलग अलग सोच है। हाँ। अब ये बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा बच्चे हमारे पास हो जाएंगे तो हम उनको कैसे पालेंगे, हम उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या असल में करेंगे। ना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने सोचा है, न खाने की कमी है न पालने की कमी है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चे के पास इतना हो, जी जी वो मेंटेन करने के चक्कर में गड़बड़ हो रही है। हाँ, यही सब महत्वाकांक्षा चीजें। बहुत लेकिन ज्यादा ये है कि भाई बच्चों से ही घर होता है। हाँ। और अब हालात ये हैं कि एक बच्चा है, आपको अब उसको आपने खूब पढ़ा दिया, बहुत अच्छा, हाँ। अब वो चला गया साहब यहाँ वो से अमेरिका बाहर। चला गया, आपके अमेरिका किसी चला काम गया। का ही नहीं। अब आप जो है जब बूढ़े हुए उसकी आपको आवश्यकता है, उस वक्त आपको उसकी आवश्यकता है। बचपन में उसको आपकी आवश्यकता हाँ। थी, लेकिन आज आपको उसकी आवश्यकता है तो वो अमेरिका में बैठा है। अब साहब फोन से सिर्फ बात हो रही है, फोन से बात हो तो रही है। अब वो अगर थोड़ा सा नालायक निकल गया तो अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे वो लायक भी है तो उसके बच्चे दादी बाबा को क्या जाने। हाँ, तो ये सारी चीजें वो रिश्ते धीरे धीरे जो दादी रिश्ते बाबा सब- नानी नाना सब गायब हो रिश्ते रहे हैं। खत्म हो गए सब। अपने शहर वाराणसी के बारे में कुछ अपनी राय बताइए। देखिए वाराणसी शहर देखा जाए तो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है और ये शहर शांति के लिए और आपसी भाईचारा के लिए और खास तौर से मस्ती के लिए मस्ती माना जाता है ये। और फुल यहाँ मस्ती। पे किसी को मतलब किसी से बैर नहीं, ना। किसी से किसी को दुश्मनी नहीं, सबको जो है जो भी रास्ते में मिला उससे जो है तो उसने दुआ सलाम किया, राम राम किया। और बनारस के हर चौराहे पे नया स्वाद मिलेगा। और हर बनारस के हर चौराहे पर नया स्वाद मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि किसी जगह भी आप चले जाइए तो आपको लोग स्वागत करेंगे, कहीं आपको ऐसा नहीं होगा कि लोग नफरत करेंगे। नहीं। ऐसा यहाँ का कभी भी माहौल अच्छा, नहीं बनारस के बारे में एक कहावत ये भी है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता है, हाँ, हमेशा कहीं ना कहीं लंगर चलता हाँ, रहेगा। सही बात है, लंगर भी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे हाथ से काम करने वाले लोग बहुत हैं। हाथ से जो काम करने वाले लोग हैं ये रात को भूखे नहीं सोते। कम पैसे में भी अच्छा खाना बन अच्छा जाता है। खाना बन जाता है और सारा दिन वो काम करते हैं, वो बैठे नहीं रहते ना। यहाँ के लोग बैठे नहीं रहते। इसके अलावा आपके जेब में पैसे कम हैं तो कम पैसे में भी स्वाद वाला खाना आपको मिल जाएगा, अच्छी चीजें खाने की मिल जाती है। स्ट्रीट फूड के मामले में मुझे लगता है बनारस से अच्छी जगह कोई नहीं है। जी जी जी। स्ट्रीट फूड तो बनारस से अच्छा हमको लगता नहीं कहीं मिलता होगा। जो समोसे हैं, जो जी, चाट जी, हैं, गोलगप्पे जी, हैं, जी। सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सब के लिए तो आप दिल्ली को चले जाएं तो चाट वगैरह के मामले में दिल्ली बहुत आगे है बनारस से। लेकिन फिर भी बनारस छोटी में वो मतलब ये सारी चीजें भरपूर मिल जाती है, बहुत मिल जाती हैं। हाँ, भरपूर मिल जाती है। मिठाइयाँ यहाँ बहुत मिलती हैं। मिठाइयाँ यहाँ बहुत बहुत मिल वैरायटी जाती की हैं, मिठाई बहुत मिलती है। वैरायटी है मिठाइयों की। यहाँ चाट की बहुत सी वैरायटीज चाट की हैं, बहुत वैरायटी है। बहुत से ये है। यहाँ पे जो है चाय की बहुत सी वैरायटी है, चाय बहुत सी वैरायटी है। बनारसी चाय बहुत पीते हैं। यहाँ पे जो है पान की बहुत वैरायटी है। आपको इतने तरह का पान मिल जाएगा कि आपको जो है लोग याद करते हैं कि बनारस का पान। और बनारस को तो लोग कई चीजों से याद करते हैं, जिसमें बनारस का पान, बनारस की साड़ी, बनारस की शिक्षा, बनारस की सभ्यता, ये सारी चीजें जो है वो पॉपुलर हैं। सही है। तो बनारस अपने आप में एक समझ लीजिए कि उदाहरण है पूरे भारत में। अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहा था, हर व्यक्ति के जीवन में काम होता है तो कहीं ना कहीं उसका मनोरंजन का भी एक साधन होता है। आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपके मनोरंजन का स्रोत क्या है? देखिए हमारा क्योंकि मैं आपसे जब भी मिला हूँ तो मैंने आपको हमेशा वो गद्दी पे बैठा हुआ पाया है, अपने लोगों से मिलते जुलते ही पाया है। लेकिन मनोरंजन का असल में कैसे कर लेते हैं? रुचि जो है, वही रुचि जो है ये एक मनोरंजन का जो है साधन होती है कि आपको किस चीज में रुचि है। वही जानना चाह रहा था। ये चीजों में चीज आपको है। मन लगता है जिसमें कि तो आपको मजा आता है। हमें रुचि जो है इस बात में है कि कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे दूसरे लोगों को फायदा पहुंच जाए, दूसरे लोग इससे
प्रभावित हों, ये इस तरह के काम में मुझे हमेशा एक हॉस्पिटल में भी आपका वो काम करते हाँ, हैं? हम हॉस्पिटल भी हम लोगों का चलता है, हाँ। वहाँ भी हम काम करते हैं। कॉलेज है, हम वो भी देखते हैं। ये लड़कियों का सोशल वर्क कॉलेज को ही है, आपने वो अपना भी मनोरंजन देखते बना हैं। लिया है। तो ये तो रुचि जो है, यही एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। बहुत जो है मनोरंजन माने अब सिनेमा एक मनोरंजन का बहुत बड़ा वही साधन मतलब, है, हाँ। लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है तो बेकार तो है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बेकार है। आप जाएंगे नहीं, आपको उसमें तो बोरियत होगी, आप हाँ। सोएंगे जाके उसमें। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से मनोरंजन का जो साधन है, असली रुचि है कि आपकी किस चीज में रुचि है, वही आपका मनोरंजन है। तो हमारा जो मनोरंजन है वो ज्यादातर इसी चीजों में है कि लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों के फायदे के लिए काम किया जाए और समाज को उठाने का काम किया जाए। तो इसी में मेरा ज्यादा वक्त लगता है। और फिर थोड़ा सा रुचि इसमें है कि अपने काम धंधे को भी थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उसमें भी वक्त देते हैं, बिल्कुल उसमें भी लगाते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाए, नई नई चीजें लाई एक्सपेरिमेंट जाए। किए जाएं। हम अपने जो है हमारा जो सालाना प्रॉफिट होता है उसका 2% हम जो है अपने R&D पर खर्च करते हैं, बिल्कुल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तभी तो आगे बढ़ेंगे आप, नहीं तो पीछे की रह खर्च जाएंगे। करते हैं बिल्कुल। और उसमें रिसर्च वो जो है करते रहते हैं, उसमें अपने तजुर्बात को करते रहते हैं, देखते रहते हैं, नई चीजें बनाते रहते हैं। और उस पर जो है आज तो बहुत साधन हो गया है कि सारी चीजें कंप्यूटर पे आराम से अवेलेबल हो है, जाती आराम हैं। से मिल जाती हैं। इन्हीं के लिए पहले देश और विदेश का भ्रमण करना अरे। पड़ता था, अब जो है वो सारी चीजें कंप्यूटर पे मिल रही है। अब तो आपके फील्ड में भी एआई आ गया है, एआई से चीजें और आसान हो जा रही हैं। जी जी जी। कैसा देश है मेरा? देश तो हमारा साहब महान है। और आप ये समझ लीजिए कि इस देश की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ पे सारे लोगों को, यानी जितने भी तरह के लोग हो सकते हैं दुनिया में, सारे लोग इस देश में हैं। और दूसरी बात यह है कि इस देश में जितनी ऋतुएं हैं वो सारी ऋतुएं इस देश में हैं, यहाँ मिलती हैं। और यहाँ पे ठंडा भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है। तो ये सारी चीजों को देख के अगर देखा जाए तो ये भारत जो है, हमारा देश जो है, ये अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही। बस इसी के साथ हम इसकी तारीफ कर सकते हैं। जी। थोड़ा सा आजकल के राजनीतिक माहौल के बारे में भी कुछ 2-4 लाइन। देखिए, राजनीतिक माहौल तो ऐसा हो गया है कि राजनीति पहले जो थी, जो लोगों ने काम शुरू किया, जो लोग राजनीति में थे, वो बहुत ही साफ सुथरे लोग और समाज के जो सभ्य लोग थे वही राजनीति में आते थे आगे, या लोग उनको लाते थे। फिर उन लोगों ने एक वक्त ऐसा आया कि क्रिमिनल लोगों से मदद लेना शुरू कर दिया। तो क्रिमिनल लोगों से मदद लेना शुरू किया और फिर जीत का एक आधार बना दिया कि इन्हीं की वजह से हमारी जीत होती है। तो वो क्यों, कोई बेवकूफ तो थे नहीं वो। बिल्कुल। वो लोगों ने देखा कि ये तो हमारी ही वजह से जीतते हैं, हमारी ही वजह से ये जो है राज करते हैं, तो क्यों ना हम करने लगे। बिल्कुल सही कहा। तो आज वो लोग कूद के एकदम से फील्ड में आ गए। तो राजनीति अब देखा जाए तो बहुत जो है साफ सुथरी नहीं बची है। और फिर भी ऐसा नहीं है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं। अभी भी अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो अब इसी तरह से मिला राजनीति के बिगड़े स्वरूप के लिए शिक्षा के गिरते स्तर को थोड़ा बहुत जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, देखिए, शिक्षा का स्तर तो कहीं गिरा नहीं है, लेकिन मानवता का स्तर जरूर गिरा है। मेरा शिक्षा के स्तर के गिरने से मतलब ये रहा कि जैसे आए दिन सुनते हैं नकल हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, ये एकदम आम चलन हो चुका है और 20 साल से चल रहा है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है, लेकिन चलता हर साल यही है। देखिए, इन चीजों से, ये चीजें इस तरह की हमेशा से रही हैं। जब आपने पढ़ाई की थी तो आपके समय में जो यूपी में जो था, बाकी जगह का ज्यादा नहीं मालूम, यूपी का ज्यादा मालूम है, रिजल्ट उतने नहीं आते थे, पास होना उतना आसान नहीं था क्योंकि नकल बिल्कुल ही नहीं होती थी। कोई चोरी चमारी से थोड़ा बहुत कर ले बात अलग है, लेकिन आसान नहीं था नकल मारना। नकल मारते लोग पकड़े भी जाते थे, लोग फेल भी होते थे।
आज तो लोग बोलते हैं कापी में कुछ भी लिख के आइए पास तो हो ही जाएंगे। देखिए अब जो है ना, तब से अब मैं पॉलिसी में कापियों के जांचने की पॉलिसी हाँ। में चेंज हुआ है। वही कह रहे हैं। वो जो चेंज हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि बच्चे फेल हो जाते थे तो कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। जिस दिन पहले अखबार में रिजल्ट निकलता था तो आप बनारस में यही मैदागिन पर उस दिन एक एक अखबार 100 रुपए का बिक जाता था। तो अब उसमें जो लड़के फेल हो जाते थे तो आत्महत्याओं का बहुत वो होता था। तो उन चीजों को रोकने के लिए सरकार ने अब एक तरीका ये निकाला है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे कम से कम बच्चे फेल हों। तो ये एक स्कीम के तहत है, एक ये सोच। और जहाँ तक नकल, और दूसरी बात ये है कि पेपर लीक, तो इस तरीके से हमने आपसे सियासत में एक बात बताई कि वो लोग खुद कूद के चले आए कि जब मुझसे ही ये लोग जो है जीतते हैं, मेरी ही वजह से जीतते हैं, तो क्यों ना हम लोग जीते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ऐसे लोग आए हैं तो ये सारी चीजें होंगी, जिसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, मतलब हम लोग जैसे जितना हमने जाना है 90 के दशक के बाद से ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ती चली। जी जी जी। 90 के दशक के पहले इतना नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक से होती थी। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्या महसूस होता है आपको, क्या राय अगर आपको आज प्रधानमंत्री के सामने बैठ कर देना हो शिक्षा के बदलते स्वरूप में, क्या ये राय देना ठीक नहीं होगा कि जब सारी नौकरी इंग्लिश मीडियम वालों को है तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते क्यों हैं? देखिए मीडियम और इसका जो है क्योंकि अगर सब लोग पढ़ के रोजगार में आ जाएं, किसी न किसी रोजगार, सरकारी नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी रोजगार में आ जाएं, तो बहुत सारी अपराध और बहुत सारी चीजें कुछ तो कम हो ही जाएंगी। देखिए ये तो बात एकदम सच है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। जब शिक्षित बेरोजगारी होगी तो अपराध बढ़ेगा, ये तो नेचुरल है। तो सवाल इस बात का है कि शिक्षा के माध्यम को वही बनाया जाए जो आवश्यक हो, जो रोजगारप्रद हो, उसी को बनाया जाना चाहिए, ताकि जो लोग शिक्षित हैं उन्हें ये पता हो कि दाल रोटी चलेगी। हाँ, उनको मतलब रोजगार या उनको नौकरी उनको मिलना चाहिए। आप पढ़ाते हिंदी में हैं और इंटरव्यू अंग्रेजी में लेते हैं, क्यों हिंदी मीडियम वालों को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, देखा जाए तो ठीक है, देखा जाए तो जो IAS और इनकी जो निकलती है तो उसमें ऐसा नहीं है। अब सारी नौकरी IAS ही नहीं होती ना। हाँ ठीक है, सारी नौकरी IAS की वैकेंसी 900 निकली है इस साल। IAS की जो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, 900 लोगों की वैकेंसी है। 900 लोगों को पूरे देश में होगी, पूरे देश में उससे ज्यादा जिले होंगे, पूरे देश को चलाते मतलब उससे ज्यादा जिले होंगे जितनी वैकेंसी निकली। हाँ सही बात है। तो उतनी वैकेंसी से क्या आगे हो जाएगा? ज्यादातर नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में बैंक है, जितने भी क्षेत्र हैं, हाँ, ये सब इंग्लिश। मैक्सिमम फॉर्म देखिए तो सब इंग्लिश में होता है। इंग्लिश मीडियम, जब आपको सब इंग्लिश में काम लेना है, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं। आपको इंग्लिश में ही सब काम लेना है तो सब कुछ इंग्लिश में कर दीजिए ना, फिर हिंदी किस लिए? आप हिंदी करते हैं, हिंदी में काम कुछ कराते नहीं है। ये मतलब लगता है कि नहीं लगता है? अब सवाल ये है ना कि ये तो सीधे आप जो है सियासत पे चोट कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये बिल्कुल, चाहे किसी की भी सरकार करते तो सब वही है। हाँ, वही कर रहे हैं। ये मतलब मैंने तो ज्यादा पहले से देखा नहीं है, मैंने जो देखा है तो राजनीति को थोड़ा सा, मुझे जहां तक याद है देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे तब से मैंने राजनीति को थोड़ा समझना शुरू किया है। मैंने यही पाया कि वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। जी वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमारी वास्तविक समस्याएं उन तक पहुंचती नहीं है या वो सुनते नहीं है। नहीं, सच्चाई की बात तो ये है ना कि वहां तक ठीक से पहुंचती ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। उनके पास अपने इतने मसाइल हैं, इतने चीजें हैं कि वो उसी में घिरे हुए रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इस लेवल पर पहुंचने के बाद लोग अपने प्रशंसकों से इतने घिरे होते हैं ना कि ये बातें उन तक नहीं पहुंच पाती। अब एक अंतिम सवाल, उसके बाद आज के लिए बस कर देंगे। ट्रम्प के लिए 2 शब्द। ट्रम्प के बारे में क्या कहा जाए कि ये तो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को इनका रंग कुछ होता है, कुछ और हो जाता है। तो इनके बारे में कुछ टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। इनके अंदर अगर एक बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि इनके अंदर जो है
मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इनके अंदर जो है पक्के नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है कि एक जगह कायम रहें, एक जगह टिके रहें, ये नहीं है। कभी कुछ वो प्योरली बिजनेसमैन है और वो ये देखते हैं कि कहाँ से उनका फायदा होगा, बिल्कुल सही कहा वो उसी पर जो है बिल्कुल काम सही करते कहा। हैं और लोग उनको पागल समझते हैं, लेकिन वो उसी में अपना फायदा उठाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, बातें तो बहुत हैं, फिर हम लोग दोबारा बैठेंगे, फिर नई बातों के साथ बैठेंगे और नई बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा। वॉइस ऑफ बनारस। काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज।